राजभाषा के अध्ययन के क्रम में ये पार्ट 5 है। इसमें हम लगभग 300 से एबव क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। तो हमने इसका 2 पार्ट्स में रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो इसमें सिस्टम वही रहेगा कि क्वेश्चन पहले डिस्प्ले होने के कुछ सेकंड्स बाद आंसर डिस्प्ले करेंगे और आंसर देखेंगे ताकि हमारा ध्यान जो है उस क्वेश्चन के आंसर पे जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम की कुल 9 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 का 1। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? 343 से 351 तथा अनुच्छेद 120 और 210 में। धारा 3 का उपधारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी करना अनिवार्य है? आंसर है 14। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। राजभाषा नियम जो 1976 है उसमें टोटल 12 नियम है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? देखते हैं। सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं और अगला है सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज धारा 3 को उपधारा 3 के अंतर्गत नहीं आते? सबसे पहला इसमें है करार, दूसरा है प्रेस विज्ञप्ति, तीसरा है निविदा सूचना, चौथा कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं। कोई नहीं। इनमें से कोई भी दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आते हैं। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करारों मतलब इंटरनेशनल, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल, ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी होनी चाहिए? वर्ष में होनी चाहिए कम से कम 2 बार। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितने प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% होना चाहिए। कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा के नियम 10 का उप नियम 4 के अधीन अधिसूचित किया जाता है? मतलब कितने प्रतिशत लोग अगर हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं? इसका आंसर है 80%। 80% से अधिक अगर कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी अगर हिंदी कार्य साधक ज्ञान रखने लगते हैं तो हम कहेंगे कि वह कार्यालय को अधिसूचित किया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? क्रम के अनुसार 6ठा है। क्रम के अनुसार इसका 8वीं सूची में 6ठा स्थान है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया?
बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 1975 ईस्वी में राजभाषा विभाग का गठन 1975 ईस्वी में किया गया। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए इसमें ध्यान से अपन देखते हैं कौन कौन है। क में है मैथिली, ख में है सिंधी, ग में है अंग्रेजी, घ में नेपाली। इसमें अब आसानी से दिख रहा है मैथिली, सिंधी और नेपाली तो है, यानी अंग्रेजी नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा का विकास करना है ऐसा निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 लास्ट। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगी? देखिए इंपॉर्टेंट है ये। राजभाषा अधिनियम में टोटल 9 धाराएं हैं और धारा 9 में इसका वर्णन है। धारा संख्या 6 और 7। राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया है? इसका कई संशोधन हुआ है, 3 बार संशोधन हो चुका है। 1987, 2007 और 2011 में। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होती है या होनी चाहिए? हिंदी सलाहकार समिति का ध्यान दीजिए 4। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए। कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती है? किसी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति होता है, उसका वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4। हिंदी सलाहकार समिति के वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए और कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? देखिए बिल्कुल अभी आया ये राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति 344 धारा 344 में वर्णित है। ये 344 का 1 में है राजभाषा आयोग और 344 के 4 में है संसदीय राजभाषा समिति। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? बिल्कुल राजभाषा नियम 1976 में यह वर्णित है कि अगर कोई पत्र हिंदी में लिखा जाता है तो उसका पत्र हिंदी में दिया जाएगा। ये नियम है, नियम संख्या 5 में ऐसा वर्णित है। या अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदी में हस्ताक्षर भी कर देता है तो उसका जवाब हिंदी में दिया जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इम्पोर्टेंट है। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 15। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? देखिए ये भी है संख्या के आधार पर कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कब किया जाएगा, यानी केंद्रीय कितना होगा कार्यालय तो गठन किया जाएगा। आंसर होगा 10 कार्यालय अगर है तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। संविधान की 8वीं सूची पहली भाषा कौन सी है? देखिए क्रम के अनुसार असमिया, बंगला, उड़िया और हिंदी। हिंदी अभी पढ़े थे, 6ठा नंबर है हिंदी का, तो पहला नंबर किसका है? असमिया का। देखिए असम के भाषा को 8वीं अनुसूची में नंबर 1 का दर्जा दिया गया। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? अभी हम पढ़े थे भाग, नहीं इसको नहीं पढ़े हैं, इसमें से पढ़ेंगे 350 से 343 से 351, 9 हो गया प्लस 2 120 और 210 और ये आता है भाग 17 में। संविधान का अनुच्छेद 210(1)
किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ध्यान रखिए, ये किस राज्य पर लागू नहीं होता है, तो ये आंसर होगा तमिलनाडु। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये देखिए, पहले आंसर आ गया इसमें, हालांकि हमने पहले ही आंसर देख लिया। 20 होता है लोकसभा के और 10 होंगे राज्यसभा के सदस्य, टोटल 30 सदस्य होंगे। संसदीय राजभाषा समिति की राज्यसभा कितने से, देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी हम उसकी चर्चा कर लिए हैं। 10 होगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? देखिए आ गया, अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, 22 भाषाओं का उल्लेख है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार, देखिए अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में आया था, अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? बातों बात में हमने चर्चा कर लिया था कि अगर हिंदी में लिखा हुआ पत्र है तो हिंदी में जवाब देगा, या अगर हस्ताक्षर भी हिंदी में है तो जवाब हमारा हिंदी में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? अभी हम पढ़े थे, इसका वर्णन है धारा 9 में। 6 और 7 अभी कहाँ लागू? जम्मू कश्मीर में। देखिए आगे आंसर जम्मू कश्मीर। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो कोई भी होगा, पारित अगर सदन से पारित होता है, जब तक कि दोनों सदनों से नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, इसका आंसर होगा दोनों सदन। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ऐसा एक जगह है, राज्य है, जहाँ 1976 लागू नहीं है, आंसर होगा तमिलनाडु। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई? इम्पोर्टेंट, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा एक ही साथ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1992 में, 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? ये रिपीट हो गया है, सिंह की राजभाषा 343 का 1, 343 का 1 में वर्णित है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ, 22वां कह सकते हैं इसको, कौन सी है? उर्दू। उर्दू को 22वां भाषा के रूप में है, इसको नंबर 22 में रखा गया है। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? देखिए राजभाषा नियम आ गया तो बनाया गया दिमाग में आ गया होगा 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? लीजिए, इसका संशोधन 4 साल बाद हो गया था, यानी आंसर हो जाएगा 1967। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? आ गया, राजभाषा नियम 12 के अनुसार, यानी सबसे लास्ट नियम जो 12 है उसमें दिया है कि राजभाषा नियम जो बनाए गए हैं उसका अनुपालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। वो उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति पे निर्धारित किया गया है। वो व्यक्ति कौन है? प्रशासनिक प्रमुख। जो भी कर्जा लेगा प्रशासनिक प्रमुख रहेगा, उसका एक दायित्व रहेगा कि राजभाषा अधिनियम में जो राजभाषा नियम बनाया गया है उसका अनुपालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होगी? देखिए आ गया, ये इनिशियल में बताया गया था, सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होगी।
बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का स्थान किस स्थान कितना है। देखिए हमने थोड़ा इसको आंसर ही पहले ही बोल दिया। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का स्थान दूसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, फिर वापस आ गया। राजभाषा अधिनियम अभी हम पढ़े थे। राजभाषा अधिनियम देखिए ऊपर ही है 1963, तो लागू हुआ लेकिन जा करके, हालांकि इसमें राजभाषा अधिनियम में इन्होंने बनाया अलग अलग टाइम में लागू हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें तो 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ, क्योंकि ये सिर्फ धारा इसका जो धारा संख्या 3 है उसका है। बाकी धाराओं को अलग अलग डेट में लागू किया जा सकता है, लेकिन धारा 3 जो है 26 जनवरी 1965 को प्रवृत्त हुआ। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम कब लागू हुए। लागू हुए कब? राजभाषा नियम 1976 में लागू हुए। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? देखिए ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई 1971 ईस्वी में। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में ये आयोजित हुआ। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? स्वर्ण जयंती 50 साल पूरा होगा तो जोड़ लेते हैं 50 साल कब होगा, सीधा 1999 हो गया, 49 50 जोड़ दिया 1999। तो आसान क्वेश्चन था। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? लीजिए संसदीय राजभाषा समिति, एक था संसदीय राजभाषा आयोग। आयोग में और समिति में डिफरेंट है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान आ गया होगा। एक होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया? देखिए आ गया, रिपीटेड हो गया, हालांकि क्वेश्चन पलट के आया है 1968 में। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों और एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये है तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख और ग, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? देखिए क्वेश्चन पलट के आया है, अभी हम लोग देखे थे, पीछे था कि 2 भाषा में कितने कागज पत्रों को 2 भाषा में लिखा जाएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा द्विभाषी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालय में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना चाहिए? तो क में पूरा हिंदी भाषी है, तो प्रतिशत कितना होगा? अनुमान लग गया आंसर हमारा 100%। राजभाषा नियम के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी है, बहुत अच्छा है, जो साइन करेगा उसका, हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का। राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहाँ होगा? बिल्कुल, द्विभाषिक अगर स्टेशनरी है तो पहला होगा कि दूसरा होगा, हम समझ में आ गया होगा, स्थान होगा पहला, अंग्रेजी के पहले आएगा वो जब भी आएगा। 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8 जनवरी 2004। देखिए मैथिली, संथाली, बोडो, इनमें से सभी, लीजिए इंडिकेटेड हो गया है ना, 3 भाषा एक साथ शामिल किया गया था, इसलिए होगा आंसर इनमें से सभी। 8 जनवरी 2004 को कौन कौन भाषाओं को शामिल किया गया? एक बार रिपीट कर लेते हैं। 8 जनवरी 2004 को मैथिली, संथाली और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? सिंधी को, है ना, 1967 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके बाद है राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? लीजिए
में वो क्षेत्र आएंगे जहाँ कुछ कुछ हिंदी बोलते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, ये सारे राज्य आते हैं उसमें। ये लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तो इसमें सभी हो जाएगा आंसर, पहले ही पता चल गया। देखते हैं, आंसर है इनमें से सभी। अगर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आया था केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ, वो आया था। अब आया कि उसका मुख्यालय कहाँ है, आंसर होगा नई दिल्ली। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आंसर अभी अपने को मालूम हो गया, 2। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं आते, क में बिल्कुल ही हिंदी वाले क्षेत्र आएंगे, इसलिए देख के अपन देख सकते हैं। उत्तराखंड हिंदी भाषी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र है, हरियाणा भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो आंसर सीधा होगा, बचा कौन, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, आंसर हो गया चंडीगढ़। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, समिति में अभी पीछे था कि लोकसभा राज्यसभा तो मिला के हो जाएंगे 30। संसदीय राजभाषा समिति का अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, देखिए जब हम लोग पीछे अध्ययन किए थे तो उसमें है कि वो संबोधित करेगा, प्रतिवेदन करेगा राष्ट्रपति को। यूनिकोड मानक में किन भाषाओं को इनकोड किया जा सकता है, तो यूनिकोड में तो हमको फिर आंसर बिल्कुल इजी हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषाएं, सभी भाषाएं, तो क्लियर है, यूनिकोड है तो सभी भाषाएं को हम इनकोड कर सकते हैं, सही सभी भाषाएं इसका आंसर होगा। यूनिकोड कौन सा मानक है, बिल्कुल अभी इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक। यूनिकोड कौन सा मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है, सेम जो संसदीय राजभाषा समिति वही राजभाषा आयोग, तो सिफारिश किसे प्रस्तुत करेगा, आंसर तो पता हो गया, राष्ट्रपति। राजभाषा विभाग को त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है, देखिए बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, राजभाषा भारती। राजभाषा विभाग को त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है, राजभाषा भारती। जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय की कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन हटके है, तो आंसर होगा इसका 50%, यानी आधा, 50-50, मतलब कह सकते हैं आधी राशि को हम हिंदी के विकास में खर्च कर सकते हैं, हिंदी के पुस्तकों खरीदने में खर्च कर सकते हैं, बाकी 50% में और दूसरे होंगे। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है, यानी टोटल कितने खंडों में राजभाषा समिति का रिपोर्ट जारी हो चुका है, आंसर होगा 9 खंडों में जारी हो चुका है। कोयला किसकी गृह पत्रिका है, कोयला एक गृह पत्रिका है, वो किसकी है, कोयला मंत्रालय में, लीजिए आसान है, तो कोयला मंत्रालय। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करेगा, लो पलट के आ गया क्वेश्चन, तो आसान हो गया आंसर, राष्ट्रपति को करेगा ये। पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, लो इतना आसान हो गया, 1955 ईस्वी को। राजभाषा आयोग में हमने इसमें पढ़े थे कि भाई संविधान लागू होने के 5 साल बाद या 15 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा, तो 50 में लागू हुआ, तो 5 वर्ष 1955 में हो गया गठित, इसके हिसाब से हम भूल नहीं सकते इसको। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित हुई, लीजिए राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, 1957 में, क्योंकि राजभाषा समिति का कार्य क्या है, राजभाषा आयोग का जो प्रतिवेदन देगा, जो भी वो रिपोर्ट बनाएगा वो उसकी समीक्षा करेगा, उसको जांच करेगा, तो पहले राजभाषा आयोग होगा, उसके बाद है ना राजभाषा समिति बनेगा, इसलिए 2 साल बाद 1957 में याद हो गया। चलिए, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ, ये है
कि संसदीय राजभाषा समिति ने जो प्रतिवेदन दिया फाइनली उस पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश जारी हुआ 1960 ईस्वी को। राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राजभाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? जिसको यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसे भी याद करिए। चलिए आंसर पता हो गया, राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? लो, अभी हम पीछे बातों बातों में चर्चा किए थे भाई कि राजभाषा आयोग पहले सिफारिश देगा, प्रतिवेदन करेगा, उसकी जांच करेगा राजभाषा समिति। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति। आगे आंसर बिल्कुल हम लोग पता हो गया। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? ये आंसर हो जाएगा 2011 में जारी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों और के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में होगा ये, तो इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं अपन। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? आंसर होगा अंग्रेजी में। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? देखिए आ गया, राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदन के ऊपर राष्ट्रपति का आदेश जारी हो चुका है? टोटल नंबर बताना है इसमें। आंसर हो जाएगा 8। 9 में से 8 पे जारी हो चुका है। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राजभाषा आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। राजभाषा अधिनियम की धारा 4। अब आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 4। टोटल इसमें धाराएं कितने हैं? धाराएं हैं 9। 9 में से चौथा धारा का उपधारा 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाएगा? लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई, पास होने के लिए तो अपने को हिंट मिल गया। दोनों सदनों में रखा जाएगा। आंसर होगा दोनों सदनों में। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? बिल्कुल 8 में दिया था कि भाई ये संविधान राजभाषा अधिनियम 1963 में धारा 8 में बताया गया था कि भाई विकास के लिए कुछ करो, तो क्या करो? नियम बनाओ। चलो हिंट मिल गया। अपना आंसर हो जाएगा राजभाषा नियम 1976। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? आंसर बिल्कुल आसान, गृह मंत्री को। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का सदस्य अध्यक्ष चुना जाएगा गृह मंत्री को। बीजी खेर किसके प्रथम अध्यक्ष थे? देखिए आ गया ना, बीजी खेर थे राजभाषा आयोग के। सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ, उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीजी खेर। बीजी खेर। पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? तो भाई 1957 में तो गठन हुआ था, तो 2 साल लगा बेचारे को रिपोर्ट बनाने में और प्रस्तुत करने में। 1959 को किया। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? 1968। तो पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं, 1967। सॉरी। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? 1967 में पारित किया गया। संविधान सभा ने हिंदी की संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? बिल्कुल इजी, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? कब से मनाया जाने लगा? ये इम्पोर्टेंट है। 1953 ईस्वी। चलिए, हमको भी नहीं याद था। 1953 ईस्वी में 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1953 ईस्वी में। चलिए, तो याद हो गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद करिए, 10 जनवरी को। कब से शुरू हुआ ये भी बताया जाएगा, पहला बार कब मनाया गया। प्रथम, देखिए आ गया क्वेश्चन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? देखिए 10 जनवरी तो रहेगा ही रहेगा, 10 जनवरी 1953।
1975 को हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? याद रखिए मॉरिशस में। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? भाई कोई इसकी गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि, लीजिए इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हम अगला पार्ट रखेंगे इसका, उसमें इसका आंसर ढूंढ के रखते हैं। इसमें जो आंसर बुक्स में था वो डॉटफुल था, इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से निकले हैं? द्रविड़ से निकला है तमिल, तेलुगु और मलयालम और कन्नड़ भाषा। निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि देवनागरी है? लीजिए तो बिल्कुल ही आसान है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, आंसर हो जाएगा। और रे देखिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट, हिंदी का हमने देख लिया भाई, हिंदी का देवनागरी होता है, लेकिन मराठी और नेपाली का भी देवनागरी होता है, इसका ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि देवनागरी है? तो हिंदी की भी लिपि देवनागरी, मराठी की भी और नेपाली की भी, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर। तो दिल्ली में भी खड़ी बोली, मेरठ, सहारनपुर, आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। बोलने वालों की संख्या अनुसार विश्व हिंदी में स्थान क्या है? हमने पढ़ चुके हैं, दूसरा स्थान है। इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की? इनमें से किसने ब्रज भाषा में? सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, धनानंद, बिहारी, ये लोग जो हैं ब्रज भाषा के महान कवि हैं। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? किसकी रचना? तुलसीदास की, मोहम्मद जायसी की और दोनों की। तो आंसर हो जाएगा दोनों की, तुलसीदास की भी अवधी है और मोहम्मद जायसी की भी अवधी भाषा। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? देख लीजिए कौन सी रचना है? सभी, साकेत, प्रियवास, प्रिय प्रवास, कमायनी, ये शुद्ध हिंदी है बिल्कुल, खड़ी बोली। खड़ी बोली में प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? सबसे पहले है अमीर खुसरो। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई? आंसर हो जाएगा संस्कृत से। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? आंसर हो जाएगा भारत में। भाई भारत में है तो गजब हो गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? अब सही है, भारत में है, तो भारत के किस शहर में स्थित है वो देख लीजिए, बरघा में स्थित है। यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? एकरूपता आता है, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान, कंप्यूटर पे हिंदी भाषाओं में आसानी, बिल्कुल सही, सभी के सभी होने चाहिए। आंसर क्या है देख लेते हैं, सभी बिल्कुल सही है। यूनिकोड कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? बिल्कुल याद रखिए, अरे बड़ा बहुत सारा आंसर, बहुत बड़ा आंसर भाई, 65536। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? यूनिकोड इनकोडिंग के लिए 16 बिट का प्रयोग करता है। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी कीबोर्ड लेआउट विकल्प है? ये सभी तो है, होने चाहिए, क्योंकि इनस्क्रिप्ट भी है, रेमिंगटन भी है, फोनेटिक भी है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा आंसर इसका। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को DOE द्वारा कब स्टैंडर्डाइज्ड किया गया? देखिए आंसर हो जाएगा 1966 में। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग किया था? वो था बिट, अब हो गया बाइट, तो आंसर हो जाएगा 2 बाइट, 2 अल्लो, इसी में आंसर था, किया जाता है, इसमें छप गया था 2, अभी इसका भी आंसर हो जाएगा 2 बाइट। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 2008 में हुई।
किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में 2 बार हो चुका है। भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार? लो पलट के हुआ मॉरिशस, जहाँ है वहाँ पे होगा मॉरिशस, हो गया आंसर। अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? आंसर हो जाएगा 9। 9 तो बड़ा लकी है। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस, रिपीट हो गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? हाँ, 2006 से। 2006 से मनमोहन सिंह के सरकार में हुई थी। वर्ष 2014 में कौन सी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो जोड़ सकते हैं, 9th हो जाएगा, 2006 से जोड़ते जाइए तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा 9th। देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 टोटल, सब मिला करके स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण सारे कुछ मिला कर 52 वर्ण। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि मानी जाती है भाई वैज्ञानिक लिपि। उर्दू भाषा के अधिकृत लिपि कौन सी है? फारसी। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? देखिए आ गया, मूल व्यंजनों की संख्या टोटल है 33। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण और मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर्ण और मूल व्यंजन मिला दीजिए, 33 और 11 जोड़ दीजिए, 44 और भी है। लो टोटल 51। पता नहीं कहाँ से आता है आंसर। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? हाँ, ये तो अपने री पढ़ते थे अपन, 4 है टोटल। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? लो वापस आ गया, वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी, तो वैज्ञानिक भाषा हिंदी। बहुत बढ़िया। देवनागरी लिपि के उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ? ये देखिए, र, ड, ड और र। ड और पढ़ने वाला ड़, पढ़ना ड़। भारत की किस संस्थान में देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया? ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय मानक ब्यूरो ने। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त? छ तरह के सब तो संयुक्त है भाई, सभी हो जाएगा आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी IS 1600-200 मानक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित। हिंदी भाषा में फ और अ वर्ण किस भाषा से लिए गए हैं? बड़ा गजब है इसका आंसर भाई, आंसर नहीं है इसे जाने दीजिए। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट में रखेंगे। इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ था वो भी डाउटफुल था, कंफर्म करने के बाद बताएंगे। चलिए, ये वीडियो का एक पहला पार्ट ख़त्म हो गया। लगभग इसमें 135 से लेकर के 170 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। दूसरे पार्ट में लगभग 120 पद के आसपास और क्वेश्चन हम देखेंगे, ताकि राजभाषा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हों वो कवर किए जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।